नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में मैं रहूंगी आपके साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट मामले में दाखिल सभी याचिकाएं की खारिज। कहा सिंबल लोडिंग यूनिट को किया जाना चाहिए सील। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी ठुकराई। दूसरे चरण के मतदान के बीच बीजेपी की एक वीडियो ने मचाई सियासी खलबली। 2009 में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने वाला तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जारी किया बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना है कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी। पहले 2 घंटे में सबसे अधिक त्रिपुरा, सबसे कम महाराष्ट्र में वोटिंग। 15 करोड़ से अधिक मतदाता 1202 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे फैसला। गजेंद्र सिंह, वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 2 पूर्व सीएम सहित 3 फिल्मी सितारे, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, सुरेश गोपी की किस्मत भी ईवीएम में होगी बंद। विपक्ष के कई दिग्गज चेहरे भी चुनावी रण में। राहुल गांधी, शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, डीके सुरेश, दानिश अली समेत पप्पू यादव चुनावी मैदान में। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल, बिहार और वो यूपी में भरने वाले हैं चुनावी हुंकार। अमित शाह एमपी, छत्तीसगढ़ में और जेपी नड्डा कर्नाटक में संभालेंगे चुनावी कमान। पांचवें चरण के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए जारी की 8 प्रत्याशियों की सूची। सिरसा से कुमारी शैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को मिला टिकट। और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो आ रही है सीधा सुप्रीम कोर्ट से, जहां अगर हम वीवीपैट की बात करें और ईवीएम के 100% मिलान को लेकर जो तमाम याचिकाएं दी गई थी वो खारिज कर दी गई हैं। और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस संबंध में दायर की जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। तो अदालत ने कहा कि सिंबल लोडिंग जो प्रक्रिया है उसके पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए। यानी जो सिंबल लोडिंग यूनिट है वो कम से कम अगर 45 दिनों की अवधि के लिए उसे स्टोर किया जाना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में बने मेमोरी की जांच परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर इंजीनियर्स की एक टीम द्वारा की जा सकती है। उम्मीदवारों का जो ये अनुरोध है ये परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर करना होगा। तो इस बड़ी खबर को लगातार हम आपके साथ ट्रैक कर रहे हैं, जहां पर ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ऋषि कुमार भी। विकास, अगर हम कानूनी प्रारूप से देखें तो इस पूरी जिस तरह से इन याचिका को खारिज किया गया है, कितना अहम फैसला आप मानते हैं ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान से जुड़ी हुई जो ये याचिका थी उसे लेकर? आंचल, सुप्रीम कोर्ट का जो इसके पीछे सोच रही है वो इस बात से आप समझ सकते हैं। कोर्ट ने सीधी बात ये कही कि कोई भी सिस्टम हो उस पर अगर आप आंख बूंद कर उस पर अविश्वास करेंगे, उस पर संदेह करेंगे तो इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग दोनों ने 2 दिन लंबी बहस की और इसके बाद सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर ये पाया कि जो अभी मौजूदा प्रणाली है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने यह कहा कि जब आप अगर 100% वीवीपैट का ईवीएम से मिलान करेंगे तो ये एक तरीके से बैलेट पेपर से वोटिंग के जैसा ही हो जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा अगर ईवीएम से हम वोट कराएं भी तो। आज कोर्ट ने यह कहा कि
कुछ चीजों में सुधार की संभावना है जिनको किया जा सकता है। मसलन जो अभी सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको अभी तक स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जाता था, केवल ईवीएम कंट्रोलिंग यूनिट और वीवीपैट को रखा जाता था। कोर्ट ने कहा कि अब संदेह की कोई भी स्थिति ना बनी रहे, इसके लिए आप चाहें तो जो सिंबल लोडिंग यूनिट है इसको भी 45 दिन तक प्रिजर्व रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर ईवीएम की मेमोरी में किसी छेड़छाड़ को लेकर उम्मीदवारों को कोई आपत्ति है या कोई इस तरह की उनको आशंका है तो वो 7 दिनों के भीतर इस मामले में अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं और इसकी जांच फिर इंजीनियर्स जो हैं, इसके जो ईवीएम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं 2, उनके इंजीनियर इसकी जांच कर सकते हैं कि इन संदेहों में, इन दावों में कितना तथ्य है। जी हालांकि कोर्ट ने, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई जगह 30-30 उम्मीदवार भी होते हैं और अगर हर उम्मीदवार इस तरह का ऑब्जेक्शन करने लगेगा तो एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार ही इस तरह की मांग कर सकते हैं और उनके अनुरोध पर किसी भी ईवीएम की जांच की जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी मांगे थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कहा है कि हर प्रणाली पर संदेह जताना जरूरी नहीं है और इसीलिए जो अभी मौजूदा व्यवस्था है वही आगे चालू रहेगी। अभी आंचल ये व्यवस्था है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैंडमली 5 ईवीएम्स को वीवीपैट से मिलान किया जाता है। जी ईसीआई ने कोर्ट को यह बताया कि आज तक हमने 41,000 से ज्यादा ऐसे वोट्स का मिलान किया है वीवीपैट और ईवीएम का और 0% एरर रही है। इसीलिए ये फुल प्रूफ सिस्टम है और बेवजह इस तरह की मांग से चुनाव आयोग का काम बढ़ाया जाएगा। बहुत अहम आपने कहा कि 0% एरर, इस पर एक रुख लेते हैं ऋषि का। ऋषि, अगर हम इस बात को इस तरह से समझें कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है और कहीं ना कहीं जो बैलेट पेपर की लगातार मांग तमाम विपक्षी जो दल थे वो कर रहे थे, अब उसके लौटने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये पूरी अभी की प्रणाली है वो मजबूत, सशक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। बिल्कुल, देखिए जो इस पूरे हम चुनाव को अगर देखें तो अपने इस चुनाव में लोकतंत्र में जो ईवीएम और वीवीपैट है, ये दोनों सिस्टम हमारे मतदाताओं को एक फुल प्रूफ, एक फिजिकल वेरीफाइड सिस्टम के माध्यम से ये संतुष्टि देते हैं कि वो जहां वोट डाल रहे हैं वो वहीं पर जा रहा है। अगर इसकी शुरुआत हम देखें तो बहुत पहले इस बात की शिकायतें तमाम सुप्रीम कोर्ट में हुई थी कि कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है और फिजिकल वेरिफिकेशन वीवीपैट के ज़रिए अब स्थापित हो रहा है। कोई भी मतदाता जब वोट डाल रहा है तो अपनी आंखों से वो उस पर्ची को निकलते हुए देख रहा है, जिसमें कि वो सुनिश्चित कर पाता है कि जिसको उसने वोट दिया है वो उसी को जा रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, जैसे कि विकास भी बता रहे थे कि रैंडमली सेलेक्टेड 5 जो बूथ हैं उनसे मिलान करने का भी प्रोसेस रखा है और अभी तक 0 एरर चुनाव आयोग के आंकड़ों ने बताया कि इसमें 0 एरर अब तक दिखाई दिया है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं रही है। इसके बावजूद भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिसमें कि बहुत माइन्यूट लेवल पर, चाहे वो बर्न मेमोरी जैसा इशू हो जिसमें कहा गया कि इस बात की गुंजाइश हो सकती है कि इसमें किसी और मेमोरी को डाला जा सकता है। इस गुंजाइश को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना और कहा कि किस तरीके से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इसमें कोई और मेमोरी डाली जा सकती है। और इसको चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये जो हमारा सिस्टम है सिंगल एलोन वन टाइम यूज है, जी जी, इसमें किसी भी तरीके से दूसरी मेमोरी को डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेंटिकेट करते हुए रखा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को माना और कहा कि बेवजह हम प्रक्रिया को लेंदी करें और एक तरीके से पुरानी व्यवस्था की ओर लौटें, इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। और इस तरीके से आयोग की जो अब तक जितनी भी दलीलें थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना। हाँ, याचिकाकर्ताओं के लिए भी उन्होंने एक राहत दी कि अगर आपको कोई शिकायत है और आपको लगता है कि इसमें गुंजाइश है शिकायत को आगे ले जाने में, तो वो जो समय दिया गया है उसमें आप 7 दिन के अंदर अपनी शिकायत कर सकते हैं। और इसके लिए आयोग ने जो अपनी बात रखी थी कि उन्हें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे और तीसरे नंबर के जो लोग हैं उम्मीदवार वो ही शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं एक सीट क्योंकि उम्मीदवारों की बहुत एक लंबी फहरिस्त होती है, ऋषि, और उम्मीदवार भी होते हैं, बिल्कुल, तो इस तरीके की गुंजाइशों को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी बिल्कुल, और उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है और जिस तरह की ये प्रक्रिया है वो इस पूरी प्रणाली को सुगम बनाने के लिए थी, ना कि और मुश्किल करने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे इस पूरे मामले, चलिए आप साथ ही बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ इस बड़े मामले पर 2 विशिष्ट मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य, IT विशेषज्ञ,
इस खास खबर पर जुड़ रहे हैं। साथ ही DK दुबे साहब जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं, वो भी इस बड़ी खबर पर बन रहे हैं। सबसे पहले चलिए इन सब पर वापस आएंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए पहले सीधे आपको लिए चलते हैं वहां पर। सीमित शक्तियां हैं, बहुत सीमित साधन हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है। लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनके पास यहां पर कुछ नहीं है, और वह जिस प्रकार की साजिश कर रहे हैं उस साजिश से ये पता चलता है कि कांग्रेस ओबीसी का जो हिस्सा है उसको छीन करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है, SC ST के अधिकारों को लूटना चाहती है, उस पर डाका डालना चाहती है। जिस कांग्रेस पार्टी को एक गरीब मां बाप का बेटा, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आजादी के बाद सबसे अच्छा काम किया, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास किया, जिन्होंने देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, उनको आप 10 साल सहन नहीं कर पा रहे हो। हजारों नहीं, मैं कहूं कि लाखों गालियां और अपमान भरे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपमान भरे शब्द इसलिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वह ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो एक गरीब मां बाप के बेटे हैं। उन्होंने देश को एक अच्छा शासन देने का काम किया है, देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम किया है, देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। इन्होंने अपना जो इस बार का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि इस देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो वो बहुसंख्यकवाद को समाप्त करने का काम करेंगे। ये बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यक इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो ओबीसी है, वो SC है, वो ST है। ये बहुसंख्यकवाद के विरोध की बात जो आप कर रहे हो, वह बहुसंख्यकवाद के शब्द की आड़ में आप पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक छीनना चाहते हो। यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की इन्हीं साजिशों की सजा 70 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने भुगता। वहां जो भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत उनको न्याय मिलना चाहिए, जो SC ST OBC को अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार से वंचित रखने का पाप और काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हम इस देश के अंदर जाति जनगणना कराएंगे। तो आड़े हाथों लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से भाजपा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में जो किया है उसका खामियाजा देश ने काफ़ी वक्त तक भुगता है। और आइए वापस चलिए चलते हैं आपको अपनी चर्चा की तरफ। जिस तरह से EVM और VVPAT की जो पर्ची मिलान को लेकर तो तमाम याचिकाएं थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और इस पर बात करने के लिए तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वो तो जुड़े ही हुए थे। सुबिमल भट्टाचार्य जी IT एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ DK दुबे जी लीगल एक्सपर्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुभिमल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से लगातार ये निशाना साधा जा रहा था कि EVM और VVPAT की जो पर्चियों का मिलान है, इसमें एक शक या संदेह पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि ये प्रणाली दुरुस्त नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम फैसला दिया है ये तमाम संभावनाओं को दरकिनार करता हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और अगर आप देखें कि 2019 चुनाव के समय जब चंद्रबाबू नायडू की याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 मशीन्स की वीवीपैट के साथ काउंटिंग की जाएगी, ये कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिला। जैसे आपकी रिपोर्टर ने भी अभी बताया, कभी कोई डिस्क्रिपेंसी 19 से 24 तक कहीं किसी चुनाव में नहीं है। अब इसमें बात आती है कि इसमें कोई स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस ना या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है या सिंपल मैथमेटिकल काउंटिंग होती है। और 5% या 5 EVMs पर कॉन्स्टिट्यूएंसी या 100% नतीजा एक ही आएगा, क्योंकि सिस्टम में कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं था। अब बात है कि ये एक विषय हो गया कि हर चुनाव में EVM के ऊपर शक करना और वीवीपैट के ऊपर। इससे क्या होता है, साधारण व्यक्ति की मन में एक चिंता जुड़ जाती, क्या कहीं गड़बड़ है कि नहीं। आज सुबह भी मैंने जब वोट डालने गया तो
मैंने सुना, मैं जब कतार में था, मैं सुना लोग आपस के बीच में बात रहे क्या ईवीएम ठीक है क्या, तो इस तरीका से एक माहौल पैदा हो रहा था। जबकि चलिए, आपको इतने रोकना सालों में चाहूंगी कि प्रधानमंत्री इस वक्त मालदा में है, चुनावी जनसभा कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मालदा की तरफ। चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलोसॉफी की प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो बंगाल का नेतृत्व। यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड कैंप, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। यहां तक कि इन्होंने किसानों तक को नहीं छोड़ा। हमारे किसान भाई मंडी में 1 क्विंटल गेहूं बेचने जाते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं। साथियों, टीएमसी ने यहां युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है। इन्होंने इतना बड़ा शिक्षा घोटाला किया, 26,000 परिवारों की रोजी रोटी ठप हो गई और कर्ज लेकर के पैसे ला करके जो टीएमसी वालों को दिए थे वो बोझ भी इन हमारे गरीब बंधु बहन के सर पे मर गया। जबकि बीजेपी सरकार है जो केंद्र सरकार में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को नौकरी दे रही है। हमने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया अभियान, कौशल विकास अभियान से युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए काम किया है। बीजेपी सरकार की नीतियों से देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं जहां युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। लेकिन बंगाल में टीएमसी ने युवाओं के विकास के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। साथियों, बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष, गुरुदेव टैगोर, डॉक्टर मुखर्जी की धरती है। मैं अपने बंगाल को
ऐसे ही पिछड़ते हुए नहीं देख सकता। टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। भाजपा सरकार की योजना की वजह से आपको मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। दोस्तों, लोग दूर दूर तक धूप में खड़े हैं। मैदान छोटा पड़ गया, हमारी व्यवस्था छोटी पड़ गई। आपको तकलीफ हो रही है, जो धूप में तप रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। ये जो आपको तकलीफ हो रही है ना, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। तो मालदा पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि किस तरह से टीएमसी की अगुवाई में सिवाय स्कैम के कुछ नहीं है और ख़ास तौर पर बंगाल की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, ये उनका मानना था। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारी खबरों में तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और जिस तरह से हम समाचार में चर्चा कर रहे थे कि जो वीवीपैट से अगर ईवीएम की पर्चियों का मिलान है, जिसको लेकर तमाम जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इस पर हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। डीके दुबे साहब जुड़े हुए हैं, जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी भी हैं, जो कि IT विशेषज्ञ भी हैं। दुबे जी, अगर हम इसके कानूनी प्रारूपों को समझने की कोशिश करें, जिस तरह से जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसके बारे में जो तमाम टिप्पणियां की गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उनके मायने क्या हैं अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो? या किसी भी कोर्ट में अगर कोई पिटीशन जाती है तो कोर्ट तब तक उसको उस पर एक्शन नहीं लेता है जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं तैयार होता। कॉज ऑफ एक्शन होता है कि भाई कोई एक्शन लेने का कारण भी चाहिए। अब हम इस आधार पर कोर्ट अगर चले जाते हैं कि साहब संभावना है कि ये गलत हो सकती है, संभावना है कि इसमें ये भी हो सकता है, तो फिर कोर्ट कहता है कि इसका या तो कोई एविडेंस हो आपके पास जी, या फिर आपके पास कोई सॉलिड आधार हो। अगर आपके पास कोई सॉलिड आधार नहीं है तो हमारे पास क्यों आए? हमारे पास जाने की बजाय उस एजेंसी के पास जाइए जहां आपको संभावनाएं लगती हैं। आप उन पर जाकर जो जो आपकी शंकाएं हैं वो शंकाएं वहां हो सकती हैं, उनके पास आप शिकायत कर सकते हैं और उससे सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं। तो जो भी आपको करना है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर आप स्वतंत्र हैं, वहां जाइए, वो आपकी बात सुनेंगे। उसमें भी अगर आपको कोई डाउट मिलता है, कुछ गलत मिलता है, कुछ आधार मिलता है, तो फिर कोर्ट का रास्ता
खुला हुआ रहता है। लेकिन आप केवल ये कहते हैं कि संभावना है, तो इन संभावनाओं पर न्यायालय नहीं चलता है, क्योंकि इलेक्शन करवाना मेरा काम नहीं है, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है। मशीन देखना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो एक अथॉरिटी है, उसको क्रॉस चेक चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन आप हमारे पास चले आए तो हम इसे क्या करें? हमारा रोल ही नहीं है जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं तैयार होता। तो सबसे पहली बहुत अहम बात आप कह रहे हैं दुबे साहब कि जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो उनका काम क्या है, इस पर भी साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी बात रखी। आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन एक अहम बाइट हम सुनवाएंगे अपने दर्शकों को कि वकील प्रशांत भूषण ने आखिर क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। ईवीएम जो है, जो वीवीपैट है, उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए, और जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे। हमारे साथ ऋषि जुड़े हुए। ऋषि, ये कहना कोर्ट का कि इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है कि जो सवाल अब लगातार हमेशा ईवीएम वीवीपैट पर लगातार साधे जाते थे, कहीं ना कहीं अब उन सवालों पर विराम लगता हुआ नजर आएगा इस सुप्रीम फैसले के बाद। ऋषि, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईवीएम को लेकर अगर हम देखें तो लगातार ये सवाल उठाए जाते रहे हैं और हर बार ईवीएम इस मामले में हमने देखा है, चुनाव आयोग का दावा भी रहा है कि निर्दोष साबित हुई है। इस बार जो चुनावों की घोषणा करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक शेर में भी इस बात का जिक्र किया था कि ये आरोप हर बार मेरे ऊपर क्यों, यानी कि उन्होंने एक शेर ईवीएम की तरफ से पढ़ा था, जिसका पूरा मकसद यही था कि ईवीएम कहती है कि हर बार मेरे ऊपर आरोप क्यों दे देते हैं, और कहीं ना कहीं ऋषि समस्याओं का समाधान ऋषि और कहीं ना कहीं बिल्कुल तो इसमें उन्होंने कटाक्ष भी किया था कि जिस ईवीएम से आप जीत जाते हैं वो ईवीएम अच्छी हो जाती है और जब हार जाते हैं तो खराब हो जाती है। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर चूंकि अब लोकसभा के लिए वोटिंग हो ही रही है और दूसरा चरण का आज चल रहा है, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में जबकि अब ये प्रक्रिया पुरानी प्रक्रिया से ही संपन्न कराई जाएगी, देखना होगा कि अगले चुनावों के समय क्या कोई नया कोई शिगुफा आता है, क्योंकि ईवीएम को तो हर बार अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। मैं यही कहना चाह रही थी आपसे जी, मैं यही कह रही थी कि अग्नि परीक्षा कितनी बार ईवीएम देगी, इस पर भी कई बार बहुत सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए। विकास, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में जो बर्न मेमोरी की जांच है वो परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर जो इंजीनियर्स की जो टीम है वो कर सकती है, आखिरकार ये जो इंजीनियर्स की टीम है उनका सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, कौन होंगे वो, इस पर क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? बिल्कुल आंचल, देखिए ईवीएम जो है वो भारत में ही बनती हैं। दो कंपनीज हैं, ECIL और BEL। ये दो कंपनीज ईवीएम बनाती हैं जिनको चुनाव आयोग हर चुनाव में इस्तेमाल करता है। तो जाहिर है अगर कोई भी आरोप आता है इस तरह का कि जो उसकी फर्मवेयर थी, जो बर्न मेमोरी थी, उससे छेड़छाड़ का आरोप कोई उम्मीदवार लगाता है, तो इन्हीं कंपनियों के इंजीनियर से इस बात की जांच करेंगे कि इन दावों में कितनी मजबूती है, कितने इसमें तथ्य है। लेकिन जहां तक हम बात करें कि ये भी गृहमंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मतदाताओं को अपील करना चाहूंगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूं। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं?
हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और सरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है। तो तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो पर्सनल लॉ, शरिया कानून की बात करते हैं, देश उससे नहीं बल्कि संविधान से चलता है। और हमारे साथ विकास जुड़े। तो विकास, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इंजीनियर जो हैं वो किस तरह से अगर कोई शिकायत आती है उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे अगर ईवीएम या वीवीपैट को लेकर कोई मामला आता है तो। बिल्कुल आंचल, तो ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ के आरोप अगर होते हैं तो जो इंजीनियर्स ईसीआईएल के और बीईएल के हैं वही इसकी जांच करेंगे। लेकिन मैं जैसा पहले कह रहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला देखना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सेफगार्ड्स भी सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दिए होंगे कि किन परिस्थितियों में जो दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं वो इस तरह की मांग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हर जगह दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार ये मांग करेंगे तो आप समझ सकती हैं कि चुनाव आयोग के लिए फिर एक नई मुसीबत खड़ी होगी कि हर जगह वो इस तरह की जांचें करवाता रहे। तो उसके लिए क्या सेफगार्ड है वो हमें डिटेल जब जजमेंट मिल जाएगा तो हमको ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहरहाल जो भी उसमें सेफगार्ड दिए होंगे उनको अपनाते हुए 7 दिन के अंदर कोई भी उम्मीदवार अगर इस बात की शिकायत दर्ज कराएगा तो जाहिर है ईवीएम की जांच की जाएगी। इसके अलावा कुछ चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर इसको छोड़ा है कि एक जो सजेशन है वो ये है कि क्या वोट वीवीपैट काउंटिंग के लिए भी कुछ मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनाव आयोग इस तरह की कोई नीति ला सकता है भविष्य में, इसकी संभावनाएं चुनाव आयोग तलाशे। दूसरा, चुनाव चिन्ह के साथ साथ बारकोड भी हो एक पार्टी का हर ईवीएम में, तो ये भी एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सुझाव दिया है। ईवीएम में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है उस पर चुनाव आयोग आने वाले दिनों में गौर करेगा। लेकिन जो पूरा मौजूदा जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें सिर्फ एक ये बदलाव हुआ है कि अब सिंबल लोडिंग यूनिट्स जो हैं उनको 45 दिन तक प्रिजर्व रखना है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ है अभी जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, साथ ही साथ हमारे जो विशिष्ट मेहमान जुड़े और ऋषि आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो खासतौर पर ये जो ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला था, इस पर यह खास डिस्कशन हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। तो भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा ने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को साझा किया जिसमें अप्रैल 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोहराया था कि जब देश के संसाधनों की बात आती है तो अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भाजपा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये स्पष्ट दावा उनके पिछले बयान पर कांग्रेस की अफवाहों और स्पष्टीकरणों को ध्वस्त कर देता है। यह हमारे दावे का समर्थन करता है कि मुसलमानों को तरजीह देना कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है। यह आरक्षण से लेकर संसाधनों तक हर चीज में मुसलमानों को तरजीह देने की कांग्रेस की मानसिकता का सबूत है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that.
भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान को साझा किया। ये बयान दिसंबर 2006 का है, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें ये सुनिश्चित करने को लेकर नवीन योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास का लाभ समान रूप से मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। भाजपा ने इस बयान पर कहा कि कांग्रेस को अपने ही प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनना और मुसलमानों को देना है। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। जेपी नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह ने यह बयान गलती से नहीं दिया था। मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी, अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। प्रधानमंत्री ने कहा, और ये सबसे पहले जब मुद्दा उठाया गया था, ये राजस्थान के बांसवाड़ा में उठाया गया था। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। और प्रधानमंत्री लगातार अपनी रैलियों में इसका जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे।
प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाने से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि हम पहले ये निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उसके बाद धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण करवाएंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो विरासत टैक्स और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति को हड़प लेना चाहती है। जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे। इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख कर रहा है और फिर उसके माध्यम से हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में लेकर के, यानी दोनों चीजें, एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान है। मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़कर अपनी जन भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं जम्मू में भी मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो यहाँ पर भी जो वोटर है वो कतार में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल की भी 20 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जहाँ जम्मू, यूपी, केरल और छत्तीसगढ़ से आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोगों को देख सकते हैं। तो जागरूक मतदाता की यही पहचान है कि वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करे। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान के जोधपुर में मतदान किया। साथ ही उन्होंने इस बार मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और जब इस तरह के मंत्री या सांसद अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर ये तस्वीरें जब आती हैं तो ये एक सशक्त संदेश देता है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आज का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। तो आज 88 सीटें जो हैं 13 राज्यों की, वहाँ पर वोटिंग जारी है। तो जगह जगह पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। ऋषि जो कि नोएडा से मौजूद हैं, कटिहार से देवेंदु हैं और वायनाड से हमारे साथ सिद्धार्थ मौजूद हैं। सबसे पहले ऋषि आपके पास आना चाहूँगी। अगर बात हम नोएडा की करें तो जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि खोने के लिए अगर बात की जाए तो सपा और कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान। बसपा ने भी तमाम जो 8 सीटें हैं वहां पर क्षत्रिय या फिर अलग जाति के कैंडिडेट्स उतारकर बहुत रोचक बना दिया है मुकाबला। इस वक्त जहां आप मौजूद हैं वहां का सूरत हाल क्या है?
देखिए, जहाँ तक नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो ये इलाका अगर हम देखें परंपरागत रूप से किसी ज़माने में, चूँकि मायावती इसी ज़िले से आती हैं, उनका गढ़ कहा जाता था जी। लेकिन पिछले हमने देखा है एक दशक से यहाँ पर उनकी जो ज़मीन कमज़ोर हुई है, उनकी सियासत कमज़ोर हुई है और उस सियासत को पूरी तरीके से उस पर अपना आधिपत्य जमाया है भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर अगर हम पिछले आंकड़ों को ही देख लें तो भारतीय जनता पार्टी ने करीब 5 लाख से अधिक के अंतर से ये सीट जो है जीती थी। इससे पहले भी सीट उन्होंने ही जीती थी, लेकिन इसके बाद इस चुनाव में जैसे कि आपने जिक्र किया कि बहुजन समाज पार्टी ने कोशिश की है कि जातीय समीकरणों के आधार पर मुकाबले में अपने आप को उपस्थित किया जाए, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि ये उनकी रणनीति कितनी कारगर रही है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति अपनाई है और जो उनका एक बेस वोट बैंक इस समय पूरे प्रदेश में है, उसके बाद अगर उसको सिर्फ जीत के लिए जो मार्जिन वाला वोट लेना होता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो एक उनका गठबंधन हो जाता है और बहुजन समाज पार्टी अलग से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। हमने पिछली बार भी देखा था, सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भी यहाँ पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। ऐसे में जब ये अलग अलग है तब क्या स्थिति होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने एक रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को उतारकर मुकाबले और पिछली बार की अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर रही थी लग रहा था कि मुकाबला सिर्फ इंडी गठबंधन और बीजेपी के बीच में रहेगा, लेकिन अब मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी भी दिखाई दे रही है। ऐसा तो हमने पिछले दिनों देखा है जी। तो साइकिल का हाथ से जोड़ो और हाथी की चाल किस तरह से चुनावी समीकरण बिठाएगी, इस पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ वायनाड से सिद्धार्थ जुड़ गए। वायनाड में सियासी पारा चरम पर है, अगर बात किया हॉट सीट है सिद्धार्थ, और सबसे अहम बात ये है कि वहां पर अगर मौसम की भी बात की जाए तो काफी गर्मी है, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहां का पोलिंग बूथ अगर मत प्रतिशत की बात की जाए तो कितना ऊपर दिखाई दे रहा है? आंचल, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर ये सिर्फ चुनाव नहीं होते, भारत के अंदर लोकतंत्र का महापर्व होता है। और मैं यहाँ वायनाड में हूँ और यहाँ लोकतंत्र का महापर्व निभाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ कतारों में आए हुए हैं। उनको कड़ी धूप भी रोक नहीं पा रही है। मौसम बहुत गर्म है यहाँ पर, लेकिन चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, सब अपनी अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। महिला बहुत तादाद में आई हुई हैं अपना मतदान करने के लिए। और यहाँ पर वायनाड में सबसे बड़ा उदाहरण सेट होता है इस चीज़ का कि पहले मतदान फिर जलपान। और बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों के अंदर वोट करने के लिए, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि उनके वोट का महत्व क्या है। वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि वो वोट इसलिए कर रहे हैं ताकि जितनी भी उनकी दिक्कतें हैं उन सब का निवारण जो वो नेता चुनेंगे वो है। यहाँ पर कंपटीशन सबसे ज़्यादा है आंचल, क्योंकि ये सीट सबसे ज़्यादा देखने वाली है 20 सीटों के अंदर जो केरला के अंदर है। वायनाड यहाँ से जितने भी उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूँ तो राहुल गांधी कांग्रेस से है, के सुरेंद्र बीजेपी से है और लेफ्ट से है एनी राजा। तीनों के अंदर कड़ा मुकाबला है। अब यहां पर एलडीएफ और यूडीएफ का मुकाबला नहीं रहा, बीजेपी के आने से यह मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस बार बहुत उम्मीद है बीजेपी की कि वो अपना खाता यहां पर खोलेंगे, क्योंकि लोग यहां पर वायनाड के अंदर चाहते हैं एक नया चेहरा देखना। लोग चाहते हैं एक नई पर्सनालिटी को यहां पर देखना। लोग असल में चाहते हैं कि उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबका निवारण हो, लेकिन उसके लिए उनको अपने मताधिकार का उपयोग करना होगा। और हम देख पा रहे हैं कि वहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे साथ असम नौगांव से जुड़ गए निशांत सौरभ। निशांत, सुबह सबसे पहले हमने 7:30 बजे बात की थी, तब भी हमने देखा था कि वहां पर लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। अभी का माहौल क्या है, और खास तौर पर अगर इस सीट की बात की जाए, इस सीट का सियासी गठजोड़ जो है, वो जो समीकरण है, वो किस तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं? जी देखिए आंचल, सबसे पहले अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पूरे असम में 11 बजे तक जो जिन 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, करीब 28% तक मतदान हो चुका था। और नगांव की बात करें तो औसत से थोड़ा कम, यानी 26% के आसपास वोटिंग हुई थी। अभी दोपहर का वक्त है, 12 बजने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर चूंकि धूप तेज़ है, अभी उतनी लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर। लोग फिर जब शाम के वक्त मतदान के लिए निकलेंगे, तो यहाँ हमने देखा कि सुबह के वक्त काफ़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकले थे।
और जिसमें कि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफ़ी थे, युवा वोटर्स थे, बुजुर्ग थे, महिला मतदाता थे। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर जो हम आपको दिखाएंगे, अभी भी महिला मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पर सभी वर्ग के मतदाता यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन चूंकि दोपहर का वक्त है, गर्मी है, ऐसे में लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही है। और जहाँ तक आपने सियासी समीकरण की बात कही नगांव की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला है, जो कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के बीच है। ये सीट हालांकि बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही थी, 25 सालों तक बीजेपी का ही कब्जा रहा। 1999 से लेकर 2014 तक बीजेपी के ही प्रत्याशी जीते, लेकिन जो 2019 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली, क्योंकि इस सीट पर AIUDF ने कांग्रेस के समर्थन में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जनता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी और जनता का जो आदेश है वो तमाम उम्मीदवारों को मानना पड़ेगा। हमारे साथ योगेश शीतल जुड़े हैं। योगेश, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की और खासतौर पर अमरावती की जो सीट है वो बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, हालांकि उसे श्री कृष्ण का ससुराल माना जाता है, लेकिन वहां महाभारत जमकर हुई है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की उन तमाम सीटों की जिन पर आज मतदान होना है, उसको लेकर किस तरह का उत्साह आप तमाम वोटर्स में देखते हैं? देखिए, काफ़ी उत्साह है यहाँ वोटर्स के बीच में। हमारे साथ एक न्यूली वेड कपल है, पहले मैं चाहूँगा उनसे बात करूँ। आप बताइए, पहले शादी की तारीख आई या पहले वोटिंग डेट आया आपके लिए? एक्चुअली हमारी शादी की जो डेट थी वो ऑलरेडी डिसाइडेड थी। उसके बाद जो है वोटिंग आई। हाँ, तो जो डिसीजन था वोटिंग का वो दोनों फैमिलीज़ का म्यूचुअल था, अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया हुआ डिसीजन था। ये हमारे जो डेमोक्रेसी का जो राइट है तो उसको निभाने का एक अवसर हमें दिया गया है, तो उसके वजह से हर नागरिक को मैं जो आपने जो अतिथियों को बुलाया होगा वो तो फिर वहाँ वेट कर रहे होंगे। वो अतिथि हैं, अभी वेट कर रहे हैं, अभी हम जल्दी जाएंगे। वो भी वोटिंग करके आए हैं। मैं पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी वोटिंग करिए। ओके। तो ये जो फैसला था कि हम यहाँ पे आएंगे, पहले आपका था या मैडम का था? बेसिकली ये दोनों फैमिली का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया हुआ फैसला था। ओके। तो उनसे हम अगर चाहेंगे, मैडम आप जरा बताइए कि क्या शादी का जो पूरा मेकअप वगैरह क्या फिर से करेंगे? इतनी गर्मी में आप आई हैं तो फिर अभी टाइम मिला तो करूंगी, जरूर करूंगी। आगे आइए। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो लोग अब तक नहीं आए हैं मत के लिए? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि वोटिंग ये तुम्हारा अधिकार है और तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा सरकार कैसा होगा, इसीलिए वोटिंग बूथ पे जाइए और मतदान करिए। योगेश, अगर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश, जैसे कि हमें उत्साह है यहाँ पर, योगेश जैसे कि अपना जीवन साथी चुनने का हक आपका जीवन का फैसला बदल सकता है, ऐसे ही अगर मतदाता सही प्रतिनिधि को चुनता है तो वो देश की तकदीर बदल सकता है। ये मैसेज इससे बहुत साफ क्लियर है। हमारे साथ कटिहार से देवेंदु जुड़ गए। देवेंदु, अगर कटिहार सीट की बात की जाए, पोलिंग बूथ का जायजा तो हम आपसे देखेंगे ही, कटिहार की अगर बात की जाए तो इंडी गठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी का सीधा मुकाबला है। वहां के वोटर्स के मन को अगर आपने टटोला, क्या मानना है उनका? जो जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी है, इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे लड़ाई है। बट जनता यहाँ पे अपना मन तो ऑब्वियसली बना चुकी है, क्योंकि आज मतदान का दिन है, तो यहाँ पे लोग सुबह से आ रहे हैं अपना मतदान करने के लिए। बट यहाँ पे जो मुकाबला हो रहा है ये बेसिकली इसी मुद्दे पे हो रहा है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे। यहाँ पे तारिक अनवर काफ़ी सालों से पहले 2014 से पहले काफ़ी सालों तक यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। बट पिछले 2 डेकेड से, इनफैक्ट 1.5 डेकेड से यहाँ पे दुलाल चंद्र गोस्वामी जो जेडीयू के कैंडिडेट है, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो इस बार जो तारिक अनवर और इन दोनों के बीच में ही मुकाबला हो रहे हैं, तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर खेती करने वाले, ऑक्यूपेशन वाइज उन लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। बिल्कुल। बट यहाँ के डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट और जो विकास करेगा, तो देवेंदु देखना ये होगा कि तारिक अनवर, बिल्कुल देवेंदु देखना होगा कि तारिक अनवर जेडीयू से छीन पाएंगे अपना किला या फिर मतदाता किसे चुनेंगे अपना नेता, राहुल या नीतीश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंदु
साथ ही साथ निशांत सौरभ आपका असम नौगांव से जुड़ने के लिए, और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी योगेश महाराष्ट्र इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार आज हमने देखा कि 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान जारी है। लगातार इस मंच से भी हम यही अपील कर रहे हैं कि वोट करके अपने जन भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जो हम कह सकते हैं भागीदारी है वो जरूर दिखाइए। फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग,